जी हाँ प्यारे दोस्तों, शुभ संध्या। आप लोग कैसे हैं? मैं अनूप आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल उत्सव एकेडमी पर स्वागत करता हूं। प्यारे बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को कल तक की क्लास में संविधान के बारे में, जो संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम थे, वो आपको बताया जा रहा था। तो उसी कड़ी में जो आपको आज आगे देखना है, जो आपके और दो चार अधिनियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपको उनको पढ़ना है, जिससे आपको क्वेश्चन भी मिले और आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। परीक्षा में आप लोगों को क्वेश्चन जो वहां से आता है वो बच के ना जा पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे। और हम लोगों को आज जिस अधिनियम की बात करना है प्यारे बंधुओं, वो है 1873 का अधिनियम। ये जो 1873 का अधिनियम है प्यारे बंधुओं, इसके द्वारा यह फैसला किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। इसके द्वारा मतलब 1873 अधिनियम के द्वारा यह फैसला किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। मतलब 1873 अधिनियम में आपका जो पहला पॉइंट है, जो पहला महत्वपूर्ण तथ्य है, वो यह है कि 1873 अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, जिससे इसके अनुसार मतलब कि इस अधिनियम के अनुसार 1 जनवरी 1884 को, इस अधिनियम के अनुसार 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। प्यारे बंधुओं, जो आपको 1873 अधिनियम में आपको जो दो महत्वपूर्ण बिंदु बताए जा रहे हैं, जो दो महत्वपूर्ण कथन है, पहला ये है कि 1873 अधिनियम के द्वारा यह फैसला किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का फैसला किस अधिनियम के द्वारा लिया गया है, तो आप लोग कहेंगे 1873 के अधिनियम के द्वारा। प्यारे बंधुओं, और इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन जो और पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया, तो आप लोग वो डेट बताएंगे। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। प्यारे बंधुओं, उसके बाद हम लोग जो अगले अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, वो है 1876 का शाही उपाधिनियम। अब देखिए 1876 का शाही उपाधिनियम। अब देखिए 1876 का जो ये शाही उपाधिनियम है, इसमें क्या होता है, तो इसमें प्यारे बंधुओं इस अधिनियम के तहत 28 अप्रैल
1876 शाही उपाधि नियम के तहत 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया। तो प्यारे मित्रों, परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जाता है कि भारत का सामग्री किसे कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे महारानी विक्टोरिया को। और किस एक्ट के तहत उनको हम भारत की सामग्री कहने लगे, तो हम लोग कहेंगे 1876 का शाही उपाधि अधिनियम के तहत। और महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब से जानते हैं हम लोग, तो हम लोग कहेंगे 28 अप्रैल 1876 से हम लोग महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कहने लगे। प्यारे मित्रों, जो हम लोगों को पढ़ना है वो है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसी को हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसी को हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें प्यारे बंधुओं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम लोग मार्ले मिंटो क्यों कहते हैं, तो जैसा कि हम आप लोगों को बता दें, तत्कालीन भारतीय सचिव मार्ले तथा वायसराय मिंटो के नाम से हम लोग इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। प्यारे बंधु, जैसा कि भारत परिषद अधिनियम 1909 हम इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तत्कालीन भारतीय सचिव मार्ले और तथा वायसराय मिंटो के नाम से हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्यारे बंधुओं, हम लोगों को जो मार्ले मिंटो सुधार में जो अगले बिंदु पर ध्यान देना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जा चुका है वहां से क्वेश्चन, वो है प्यारे दोस्तों कि मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत क्या होता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा पृथक मतदान की व्यवस्था कर दी गई। देखिए, मुसलमानों के लिए जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक मतदान की व्यवस्था की गई, तो जो कि ये ब्रिटिशों की एक चाल थी, उनका जो मुख्य उद्देश्य था, अगर कहीं पूछता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक मतदान क्षेत्र की अलग व्यवस्था करने का उनका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि फूट डालो और राज करो। मतलब कि वो मुसलमानों को अलग करके अपनी राजनीति के रोटी को सेकना चाहते थे, आप ऐसे कह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा पृथक मतदान की व्यवस्था की थी और फूट डालो तथा राज करो की नीति अपनाई थी यहाँ पर। और इसी के संबंध में लॉर्ड मिंटो
ने लॉर्ड मोरेल को लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत भीषण होगा। तो प्यारे बंधुओं, जैसा कि 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा तत्कालीन सचिव मार्ले तथा वायसराय मिंटो के नाम पर हम लोग इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा पृथक मतदान की व्यवस्था की गई, और ये इसलिए की गई, ये अंग्रेजों की एक चाल थी। वो फूट डालकर राजनीति करना चाहते थे, जिसके संबंध में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोरेल को लिखा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत भीषण होगा। प्यारे बंधुओं, उसके बाद जो हम लोगों को अगले अधिनियम पर ध्यान देना है वो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। हम लोगों को जो अगले अधिनियम पर ध्यान देना है प्यारे मित्रों, वो है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, प्यारे दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसी के समक्ष एक जो गठन हुआ इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जिसको हम लोग रौलट एक्ट कहते हैं। तो रौलट एक्ट का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया। और जैसे हम रौलट एक्ट कब पारित हुआ है, परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जाता है, तो हमारे को बताने का उद्देश्य यही था कि रौलट एक्ट आपका भी 1919 में ही पारित हुआ था, जिसको हम रौलट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बंधु, काला कानून के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत भारत को सर्वप्रथम डोमिनियन जिसको हम लोग कहते हैं स्वशासन, इस अधिनियम के तहत भारत को सर्वप्रथम डोमिनियन स्वशासन का अधिकार प्राप्त हुआ। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत को स्वशासन का अधिकार प्राप्त हुआ। प्यारे बंधुओं, जैसा कि और इसके द्वारा स्वशासन का अधिकार मिला, उसके बाद हम लोग कहेंगे कि इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को मताधिकार का भी
मतलब महिलाओं को मताधिकार मिला, मतलब महिलाओं को इसके द्वारा प्यारे बंधुओं महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। और जो अगली बिंदु है इसमें कि सांप्रदायिकता के अनुसार सिख समाज को सिख समाज को निर्वाचन प्रणाली के आधार पर लागू किया गया प्यारे बंधु। उसके बाद जो इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु और है वो है, जैसे कभी कभी वो पूछ लेता है क्वेश्चन कि हम लोग से परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है प्रांतों में द्वैध शासन के जनक, तो आप लोग कहेंगे लियोनल कार्टियस। उसके बाद के जनक लियोनल कार्टियस। उसके बाद हम लोग जो अधिनियम था जो हम लोगों का जो सब महत्वपूर्ण अधिनियम था, जो परीक्षाओं में जहां से क्वेश्चन आता है प्यारे बंधुओं, उस चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। और हम लोग अब अधिनियम पढ़ने के बाद जो हम लोगों के संविधान की बात आती है, तो सर्वप्रथम अगर हम बात करेंगे तो संविधान सभा। अगर हम संविधान सभा की बात करते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आप कहेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, तो आप लोग कहेंगे प्यारे बंधुओं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। अगर बात करते हैं कि संविधान सभा की बैठक में संविधान का अस्थायी अध्यक्ष, 2 अध्यक्ष थे, एक थे अस्थायी और एक थे अस्थायी। अगर हम अस्थायी की बात करेंगे, अगर हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और अगर हम प्यारे मित्रों अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और कभी कभी पूछता है कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अगर देखेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे उस समय, और जो कि अस्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष से क्वेश्चन कई बार आप लोगों का सुपर टेट में भी आया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट है संविधान सभा। प्यारे बंधुओं, संविधान सभा के अगर हम लोग संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था प्यारे बंधुओं। उसके बाद प्यारे बंधुओं हम लोगों को जो अगले बिंदु पर ध्यान देना है वो है कि संविधान सभा से रिलेटेड जो आपका एक और महत्वपूर्ण बिंदु है प्यारे मित्रों, अगर हम संविधान सभा के औपचारिक रूप
औपचारिक रूप से प्रतिपादन की बात करेंगे, प्रतिपादन किसने किया था, तो यहाँ पर जो थे प्यारे मित्रों M.N. राय थे। तो प्यारे बंधुओं, आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक। आप लोगों को आज जो भी पढ़ाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे और यहाँ से एग्जाम में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखकर तैयार कर लीजिए। और कल से आप लोगों को लाइव क्लास भी मिलेगी, आप लोग लाइव क्लास पे जरूर आइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप लाइव क्लास लीजिए, अच्छे से पढ़िए और निश्चित सफलता लीजिए परीक्षा में। इसी के साथ आप लोगों को एक बार फिर से शुभ संध्या, धन्यवाद।